हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर 3, जिसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट। इसमें यह बताया गया है सिंपल जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, डेबिट क्रेडिट की जो रूल्स हैं वो सब इसमें बताया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में। उसके बाद होगा रूल्स, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स, जो कि हमें आगे चलकर हेल्प करेंगे किसमें, जनरल एंट्रीज में डेबिट क्रेडिट करने में। क्या चीज डेबिट होगी, क्या चीज क्रेडिट होगी, इन सब में। फिर आता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कैसे ट्रांजैक्शंस को, जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं पूरे महीने की, उनको जर्नल में किस तरीके से डालना है। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर एंड पोस्टिंग ऑफ जनरल एंट्रीज टू द लेजर अकाउंट। जो भी जनरल एंट्रीज थी हमारी, उनको लेजर अकाउंट में किस तरीके से हमने डालना है, हमने किस तरीके से जनरल एंट्रीज को लेजर अकाउंट में जो है रिकॉर्ड करना है, ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एक फादर विशेस टू बाय यू ए कंप्यूटर। फादर ने आपकी विश को कंप्लीट किया और आपके लिए एक कंप्यूटर लाकर दिया। फिर कहता है मेक्स कैश पेमेंट ऑफ ₹35,000। उन्होंने कैश पेमेंट की 35,000 की। फिर है डीलर गिव्स द कैश मेमो अलोंग विद द कंप्यूटर। डीलर ने कैश मेमो दिया उस कंप्यूटर का बनाकर। ठीक है, क्या कह रहा है, परचेजेस ऑफ कंप्यूटर फॉर कैश। परचेज किया हमने कंप्यूटर किसमें, कैश में। ये एक एग्जांपल है किसका, एक ट्रांजैक्शन का। यानी कि हमने 35,000 रुपए देकर कंप्यूटर खरीदा, यानी कि यहाँ पे हमने क्या की, परचेज की। ठीक है, कोई चीज, लेकिन दुकानदार ने उस चीज को क्या किया, सेल किया, यानी कि हमने क्या किया, परचेज किया। देयरफॉर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स द एस्पेक्ट्स दैट इज गिव एंड टेक। गिव एंड टेक से मतलब हो गया कि हमने कैश उसको दिया था और हमने क्या लिया उससे, कंप्यूटर हमने उससे ले लिया। ठीक है, तो ये गिव एंड टेक की एक ट्रांजैक्शंस होगी। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक कंसिडरेशन बिटवीन पार्टीज एंड हैव टू फोल्ड इफेक्ट्स दैट आर रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट टू अकाउंट्स। बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है वो क्या है, एक्सचेंज है किनका, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस का, जो भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका, बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बिटवीन होता है। हैव टू फोल्ड इफेक्ट्स, उसके दो फोल्ड इफेक्ट्स होती हैं। हर ट्रांजैक्शन के दो फोल्ड इफेक्ट होंगे और वो दो, एटलीस्ट दो अकाउंट्स में तो वो बिल्कुल बिल्कुल ही रिकॉर्ड होगी। क्योंकि मान लो हमने कैश दिया, यानी कि हमारी कैश अकाउंट में आ गई, और कंप्यूटर यानी कि हमारी क्या है, एक एसेट है। तो दो, ठीक है, दो ट्रांजैक्शंस हो गई। अभी दो ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं वो भी आगे आपको प्रैक्टिकली तरीके से समझाया गया है, उनको भी मैं आपको बताती हूँ। तब तक आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हर ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट होते हैं और वो कम से कम दो अकाउंट्स में तो बिल्कुल रिकॉर्ड की जाती हैं। फिर है ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट और ए वाउचर। क्या कह रहा है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो एविडेंस यानी कि प्रूफ देता है किसका, उस ट्रांजैक्शन का जो हुई है, यानी कि हमने जो कंप्यूटर खरीदा है कैश देकर, उसका एक रिकॉर्ड रखता है। उस रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, वो रिकॉर्ड देता है, उस रिकॉर्ड को क्या बोला जाता है, वाउचर। यानी कि एक स्लिप बनाकर देता है हमें कि आपके पास हमने ये चीज दी है आपको, ये आपकी एक एसेट है। ठीक है, और इसका आपको एक रिकॉर्ड रखना है, मतलब कि उसकी बुक में भी ये रिकॉर्ड होगा कि आपने कौन सी डेट पर परचेज किया था, कितने पैसे देकर आपने परचेज किया, जिसने परचेज किया उसका नाम, जिससे परचेज किया दुकान वाले का नाम, सबका नाम उसमें डलता है, सारी चीजें उसमें डिटेल्स उसमें डाली जाती है। ठीक है, आगे ट्रांजैक्शन वाउचर भी मैंने बना रखा है, तो प्लीज उसको भी देखेंगे, हम देखते हैं। फिर कह रहा है कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, पेन स्लिप, चेक, सैलरी स्लिप एक्सेट्रा, ये सब क्या होती है, हमारी सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। ये हमारे सब क्या होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। कि मान लो आपकी कंपनी से सैलरी आती है, उसकी आप स्लिप निकलवाते हैं, सैलरी स्लिप हो गई आपकी, कैश मेमो हो गया, इनवॉइस, सेल्स बिल्स, यानी कि आपने कुछ खरीदा है, मार्केट गए हैं आप और आपने बाजार से कोई सामान खरीदा, तो वो आपको एक बिल देता है, अच्छा लंबा चौड़ा, तो वो क्या होती है, सेल्स बिल होती है। वो आपके पास क्या होती है, एक प्रूफ है कि आपने कोई सामान खरीदा है। इसी तरीके से वाउचर होता है, जो कि कंपनी उसको या बैंक उसको जो है देते हैं किसको, जिसने वो चीज खरीदी है, जिसने उस चीज का ट्रांजैक्शन हुई है, जिस चीज की ट्रांजैक्शन है उसके लिए। फिर कह रहा है वाउचर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन केस नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या पेटी कैश एक्सपेंसेस। मतलब कि पेटी कैश एक्सपेंसेस से मतलब हो गया जो हमारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं ना वो। या वाउचर्स कब प्रिपेयर किया जाता है, जब ना तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है और ना हमारी पेटी कैश एक्सपेंसेस होते हैं। ना तो कोई डॉक्यूमेंट्री एक्सपेंस, मतलब कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उस एक्सपेंस का जो आपने किया है, तब वाउचर आपको दे दिया जाता है कि ये आपका वाउचर है जिसमें ये शो किया गया है कि आपका क्या एक्सपेंस हुआ है। ठीक है,
तो ये हो गया वाउचर से सोर्स डॉक्यूमेंट। अब वाउचर देख लेते हैं, ट्रांजैक्शन वाउचर क्या है। तो ट्रांजैक्शन वाउचर से मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन वाउचर किस तरीके से होता है, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है इसी तरीके का होता है। ट्रांजैक्शन वाउचर होता है, ठीक है, सबसे पहले ये लिखा होगा, उसके बाद आपकी फर्म का नेम होगा, जो भी आपकी फर्म का नेम होगा, एक XYZ या ABC जो भी होता है, फिर वाउचर नंबर लिखा जाएगा 1 2 3 जो भी होता है उनका नंबर, ठीक है, फिर डेट लिखी जाएगी कि अब आपने ये एक्सपेंस किया है, वो डेबिट अकाउंट किसका है, क्रेडिट अकाउंट किसका है, लेनदार और देनदार कौन है, दोनों का नाम लिखा जाएगा, उनका अकाउंट डाला जाएगा, फिर अमाउंट लिखा जाएगा, कितने अमाउंट से आपने कोई चीज परचेज की है या सेल की है, ठीक है, वो चीज आके फिर नरेशन लिखी जाएगी। आप यहाँ पे कि एक नरेशन लिखी जाएगी कि आपको जो ये वाउचर दिया गया है वो किस आधार पर दिया जा रहा है, ठीक है, फिर ऑथराइज्ड बाय किसने इससे उसके साइन किए जाएंगे यहाँ पे जिसने इसको बनाया है और जिसके लिए ये बनाया गया है, सॉरी, और प्रिपेयर्ड बाय जिसने इसको बनाया है। मान लो आपके लिए बनाया गया है, आपका नाम है मान लीजिए एप्पल नाम है, एप्पल नाम, ठीक है, आपको बनाया गया, फिर बनाया किसने, बनाना ने बनाया ये, ठीक है, तो यहाँ पे उसका नाम हो गया, यानी कि कंपनी का नाम होगा कि कंपनी ने बनाकर दिया आपको ये वाउचर, और किसको दिया गया, एप्पल नाम के बंदे को ये दिया गया है, ठीक है। फिर है ए ट्रांजेक्शन विद 1 डेबिट एंड ए क्रेडिट इज अ सिंपल ट्रांजेक्शन। ये एक डेबिट और एक क्रेडिट जो है वो बहुत ही सिंपल ट्रांजेक्शन है, एंड द अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर सच ट्रांजेक्शन इज नोन एज ट्रांजेक्शन वाउचर। जो ये डेबिट और क्रेडिट वाली सिंपल ट्रांजेक्शन होती है ना, इनके लिए ही ट्रांजेक्शन वाउचर्स जो है बनाए जाते हैं, तो यही इसमें लिखा गया है। फिर है प्रिपरेशंस ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर्स की प्रिपरेशंस कैसे होती है, डेबिट और क्रेडिट वाउचर्स होते हैं दो तरीके के, उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है ये हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका वाउचर विच रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन दैट एंटेल्स मल्टीपल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। मतलब कि आपकी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करती हैं मल्टीपल, जो डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, जो भी आपकी कंपनी में महीने में जो भी आपका ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनको, एंड 1 क्रेडिट डेबिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। एक ही, अगर एक आपकी क्रेडिट है और एक आपकी डेबिट है, क्रेडिट डेबिट दोनों ही एक एंट्री हुई है, उनको बोला जाता है कंपाउंड वाउचर, यानी कि मिक्स्ड वाउचर। तो कंपाउंड वाउचर दो तरीके का, एक डेबिट और एक क्रेडिट, मैंने आपको पहले बताया था। डेबिट वाउचर किस तरीके से होता है, डेबिट वाउचर ये होता है, डेबिट वाउचर यहाँ पे नाम लिखा होता है डेबिट वाउचर, फिर नेम ऑफ द फर्म, ठीक है, वाउचर का नंबर हो गया, क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिटर की अकाउंट की डिटेल हो गई, अमाउंट हो गया कितने रुपए से बनाया, डेट आ गई, फिर डेबिट अकाउंट डलता है, सीरियल नंबर हो गया, उसका कोड हो गया, अकाउंट नेम, अमाउंट, नरेशन कि आपने किस लिए बनाया है ये सब, फिर ऑथराइज्ड बाय किसने इसको, किसके लिए ये बना है, प्रिपेयर्ड बाय किसने इसको बनाया है, वही सेम चीजें इसमें भी आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, ठीक है। तो ये था आपका डेबिट वाउचर। यहाँ फिर आती है आपकी बारी क्रेडिट वाउचर की। क्रेडिट वाउचर भी सेम ही है, यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट का नाम आ जाता है क्रेडिट वाउचर, और क्रेडिट अकाउंट की जगह आपका आ जाएगा डेबिट अकाउंट, और क्रेडिटर अकाउंट की यहाँ की जगह यहाँ पे भी आ जाएगा आपका क्रेडिट अकाउंट, ठीक है। तो बाकी सब सेम है, देख लीजिएगा आप एक बार, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्या है। फिर कह रहा है ट्रांजेक्शन्स विद मल्टीपल डेबिट्स एंड मल्टीपल क्रेडिट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। अगर मल्टीपल तरीके से बहुत सारी डेबिट एंट्रीज हुई हैं, बहुत सारी क्रेडिट एंट्रीज हुई हैं, तो उसको बोला गया है कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, यानी कि बहुत सारी हो गई है। एंड द अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर सच ट्रांजेक्शन्स इज नोन एज कॉम्प्लेक्स वाउचर और जनरल वाउचर। इसको क्या बोला गया है, इन ट्रांजेक्शन वाउचर्स को कॉम्प्लेक्स वाउचर या जनरल वाउचर बोला जाता है। तो हम इसमें नाम लिखते हैं, एक ही फॉर्मेट में ये बनता है। जनरल वाउचर हो गया, नेम ऑफ द फर्म हो गया, वाउचर का नंबर हो गया, आपका कौन सा सीरियल नंबर को, जो भी वाउचर नंबर होता है कंपनीज के वो ये कंपनी इशू करती है, डेट हो गई आपकी, डेबिट अकाउंट आपको मैंने आपको बताया, सीरियल नंबर हो गया, कोड हो गया, कोई भी कोड लग जाता है B123 कुछ भी लग जाता है, XYZ कुछ भी, अकाउंट का नाम हो गया जिस अकाउंट के साथ आप जिसको भी आपको देना है लेना है, अमाउंट हो गया, फिर उसके बाद नरेशन होगी, क्रेडिट अकाउंट हो गया, इसी तरीके से ये बनता है, ठीक है। फिर बात आती है ऑथराइज्ड बाय, किसने इसको बनाया, किसके लिए ये बना है और किसने इसको बनाया, वहां इसके साइन कर दिए जाते हैं और नाम लिख दिया जाता है। तो ये थे इनके फॉर्मेट, सिंपल बिल्कुल इजी है, सेम सेम वही बनाना है। कंपाउंड एंट्री हमारी जो थी वो अलग अलग बनती हैं दोनों, क्रेडिट और डेबिट वाउचर, लेकिन जहां बात आती है क्रेडिट कॉम्प्लेक्स वाउचर की, तो वहां पर एक ही फॉर्मेट के अंदर डेबिट और क्रेडिट अकाउंट बना दिए जाते हैं। क्या आपका डेबिट हुआ है, क्या आपका क्रेडिट हुआ है, वो सब क्या आपकी कंपनी में आया है और क्या आपकी कंपनी से गया है, क्या कितना आपको लोन देना है, कितना आपने किससे किससे आपको उधार लेना है और किसको आपको उधार देना है, ये सब इसके अंदर डाल दिया जाता है।
अब हम बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? देखो, ये जो वाउचर बना है ये कैसे बनता है और किस तरीके से इसके कौन कौन से एलिमेंट है जो इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। इट शुड बी रिटन ऑन ए गुड क्वालिटी पेपर। इसका जो पेपर होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। नेम ऑफ द फर्म मस्ट बी ऑन द टॉप। नेम ऑफ द फर्म, जो भी कंपनी का नाम है वो किस पर होना चाहिए? टॉप पर होना चाहिए। फिर कह रहा है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मस्ट बी मेंशन्ड एंड नॉट द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग। जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है, जिस दिन आपकी कंपनी में सामान आया, जिस दिन आपने उस सामान को खरीदा, वो मेंशन होगा, ना कि उस दिन जिस दिन आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा है 1 तारीख को और आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं 5 तारीख को, तो नहीं, आपकी डेट क्या आएगी? 1 ही तारीख आएगी, ना कि 5 तारीख आएगी, क्योंकि आपने सामान तो 1 तारीख को खरीद लिया, आपके पास 1 तारीख को सामान आ चुका है और आप 5 को रिकॉर्ड करें तो वो आपकी हेडेक है, वो आपकी प्रॉब्लम है। आप 5 को रिकॉर्ड करें, लेकिन आप उसको 5 को नहीं दिखाएंगे, आप उसको 1 तारीख को ही दिखाएंगे, आप उसको 1 तारीख को ही मेंशन करेंगे अकाउंट में। वाउचर नंबर मस्ट बी इन सीरियल ऑर्डर। वाउचर नंबर जो है सीरियल ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे काउंटिंग होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरीके से जो वाउचर नंबर्स होते हैं वो भी सीरियल वाइज होते हैं, ठीक है। कंपनीज उनको सीरियल वाइज देती है। डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट शुड बी प्रॉपर्ली मेंशन। डेबिट और क्रेडिट अकाउंट जो बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये रूल्स आगे आने वाले हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए, सामने वाले को समझ आना चाहिए कि क्या लिखा है, क्या बना है, क्या हमने देना है और क्या हमने लेना है। डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट मस्ट बी मेंशन्ड इन फिगर। डेबिट और क्रेडिट अमाउंट जो भी आपकी होती है वो फिगर्स में होनी चाहिए, ठीक है, फिगर्स में होनी चाहिए। यानी कि आपने 50,000 का कोई सामान खरीदा है तो वो फिगर में आपकी लिखी होनी चाहिए, ठीक है, वर्ड्स में नहीं, फिगर में। यानी कि 50,000 का हुआ है तो 50,000 इस तरीके से लिखेंगे, ना कि आप स्पेलिंग्स में लिख देंगे 50,000 ओनली, इस तरीके से नहीं लिखना है। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज गिवन। पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन उस वाउचर के अंदर होना चाहिए कि आपने क्या बनाया है, किसके लिए बनाया है, ठीक है, कहाँ से, किस कंपनी ने बनाया है और किस कंपनी के लिए बनाया है, ये भी, ठीक है। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ पर्सन मस्ट बी मेंशन्ड इन वाउचर। नेम और सिग्नेचर मैंने आपको ऑथराइज्ड बाय और प्रिपेयर्ड बाय दोनों ही जगह दोनों के नाम और साइन होने चाहिए। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन एंड मेंशन्ड इन द वाउचर। यानी कि आपने जिसके लिए प्रिपेयर किया है और जिसने प्रिपेयर किया है, दोनों, देने वाला और लेने वाला, दोनों का नाम और साइन होना चाहिए, ठीक है। अब बारी आती है अकाउंटिंग इक्वेशन की। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे तो कैपिटल आएगी हमारी, और एसेट्स में से कैपिटल अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगी? हमारी लायबिलिटी आ जाएगी। इसका एग्जाम्पल आपको, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मान लो किसी भी इंसान की कोई कंपनी खोल रहा है और कैपिटल वो लेके आता है 1,00,000 रुपीज, और साथ में उसकी लायबिलिटीज कितनी है? मान लीजिए उसकी लायबिलिटीज है 50,000। तो हमारी कंपनी में जो एसेट्स आई वो कितनी हुई? टोटल 1,50,000 हो गई, ठीक है। तो ये होती है हमारी एसेट। किसी भी इंसान की कैपिटल और लायबिलिटीज क्या होती है? पूरी कंपनी की एसेट हो जाती है, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन डिपिक्ट्स द फंडामेंटल रिलेशनशिप अमंग द कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस शीट। इट इज कॉल्ड द बैलेंस शीट। ये सब किसमें दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट कैसे बनती है ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि लेकिन अभी थोड़ा सा शॉर्ट में हम चल रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम चल रहे हैं, तो आप सिंपल समझिए कि बैलेंस शीट के अंदर जो है ये डिस्क्रिप्शन में दिखाया गया है। अब बैलेंस शीट बनाने की बारी आएगी तब आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिकल जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या मतलब है। द बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। जो बैलेंस शीट है वो किसकी स्टेटमेंट है? एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया, जब हम इसकी जो है बैलेंस शीट बनाएंगे जब हम, ठीक है, तो इसका फॉर्मेट वगैरह और इसका सब चीजें मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कैसे बनेगी, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹5,00,000। रोहित ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 5,00,000 रुपए से। तो रोहित की बुक्स में, बुक्स ऑफ रोहित की बुक में बैलेंस शीट कैसे बनेगी? बैलेंस शीट सबसे पहले कैसे बनती है? ये लायबिलिटी साइड होती है, ये आपकी, ये लायबिलिटी साइड होगी, ये आपकी एसेट साइड होगी, ठीक है। फिर कह रहा है ये अमाउंट है, ठीक है। तो कैपिटल कितनी लेके आया है?
ऑनर है ना, ये रोहित क्या है, एक ऑनर है, आपकी अपनी कंपनी का एक ऑनर है जो 5 लाख रुपए कंपनी में लेकर आ रहा है, तो एज ए कैपिटल लेके आ रहा है वो पैसे को, ठीक है। तो वो कैपिटल कितना लेके आया, 5 लाख रुपीज, और उसके कैश इन हैंड कितना है, उसके पास कैश में लेके है ना, लेकिन लेके आया, वो एसेट है, कंपनी के लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि कंपनी में सामान आ रहा है। और कैपिटल क्या है, एक तरीके से लाइबिलिटी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो पैसा दे रहा है, ठीक है। तो कैश इन हैंड आपके पास कितना हो गया, वो भी कितना हो गया, 5 लाख रुपीज। तो एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है, ये होती है आपकी एसेट्स। फिर कह रहा है सेकंड पार्ट है, ओपन ए बैंक अकाउंट विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज 4,80,000। एक बैंक अकाउंट खोला गया 4,80,000 रुपीज के बेस पर। तो 4,80,000 में आपने एक बैंक अकाउंट खोला है, ओपन ए बैंक अकाउंट विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज 4,80,000, 4,80,000 की अमाउंट से आपने एक बैंक अकाउंट खोला। तो कैसे ये बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, तो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, आपकी जो कैपिटल है वो कितनी थी, 5 लाख रुपीज, फर्स्ट जो आपकी ट्रांजेक्शन थी वो हमने डाल दी। फिर बैंक में कितना पैसे जा रहा है, 4,80,000 रुपीज बैंक में जा रहा है, लेकिन आपके पास कैश यानी कि 4 लाख, आप बैंक में कितना पैसे डाल रहे हैं, 4,80,000, ठीक है। तो आपका जो बैलेंस है वो कितना बचा, 5 लाख में से अगर आप 4,80,000 माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस कितना बचा, 20,000, जो कि आपके पास कैश बच गया है। दोनों ही साइड जो है वो बराबर होनी चाहिए आपके लिए अकाउंट में, ठीक है, याद रखना दोनों साइड बराबर होती हैं। फिर कह रहा है बॉट फर्नीचर ऑफ ₹60,000 एंड चेक वाज इश्यूड ऑन द सेम डे। फर्नीचर खरीदा गया 60,000 रुपए का और एक चेक इशू गया उसी दिन जिस दिन फर्नीचर खरीदा गया है। तो आपकी सिंपल सी बात है, लायबिलिटीज में क्या आ गया, कैपिटल आ गई आपकी 5 लाख रुपीज की, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बैंक में कितना पैसा जा रहा है आपका, बताओ। मान लो आपके पास पहले कितना था, 4,80,000 था, फिर आपके पास 60,000 की आपने इसमें से 60,000 का आपने क्या खरीद लिया, 4,80,000 में से 60,000 का आपने क्या खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया और एक चेक इशू हो गया। तो बैंक के पास कितना पैसा बच गया, 4,20,000, और फर्नीचर कितने का आ गया, 60,000 का। कैश कितना बचा, ऑफ कोर्स कितना, 20,000, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात आती है, नेक्स्ट है बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर द बिजनेस ऑफ ₹1,25,000 एंड एन एडवांस ऑफ ₹10,000 इन कैश इज पेड टू मेसर्स रामजी लाल। रामजी लाल को क्या कह रहा है, बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर द बिजनेस के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदी गई 1,25,000 की और एडवांस पे किया गया 10,000 का, किसको, रामजी लाल को। तो कैपिटल मतलब उसने उसको एडवांस पे कर दिया ना, तो क्रेडिटर हो गया एक तरीके से, हमारी क्रेडिट अकाउंट हो गया हमारा, लायबिलिटी हो गया हमारी एक तरीके से। तो कैपिटल तो हमारी कितनी थी, 5 लाख रुपीज की, और जो मैसेस रामजी लाल है हमारा, रामजी लाल है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए हमारे, ठीक है, उसको हमने कितना पैसा दिया, 5 लाख ये था, 10,000 उसको हमने कितना पे कर दिया, एडवांस में 10,000 पे कर दिया। तो 1,25,000 में से अगर 10,000 माइनस करते हैं, एडवांस जो हमने पे कर दिया वो तो माइनस ही हो जाएगा ना, अब बचा हुआ पैसा ही तो हमने अकाउंट में लिखना है, तो ये पैसा हमारा क्रेडिटर के रूप में बच गया। वहीं पे बैंक अकाउंट कितना था हमारा, 4,20,000, फर्नीचर कितना था हमारा, 60,000, प्लांट एंड मशीनरी कितने की आई, 1,25,000 की हुई, और कैश कितना है हमारा फिर 10,000, क्योंकि हमने 10,000 पे किया ना उसको एडवांस में, ठीक है, कैश। अब बारी आती है फिफ्थ ट्रांजेक्शन की, गुड्स परचेज फ्रॉम मेसर सुमित ट्रेडर्स ₹55,000। गुड्स परचेज किए गए किससे, मेसर ट्रेडर्स से 55,000 की, ठीक है। तो सुमित क्या हो गया हमारा, एक तरीके से क्रेडिटर हो गया, क्योंकि हमने उससे गुड्स खरीदा है, ठीक है, गुड्स हमने उससे लिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। तो लायबिलिटीज के अंदर हमारी कैपिटल कितनी थी, 5 लाख, क्रेडिटर्स कितने थे, सन्ड्री क्रेडिटर रामजी लाल कितना था हमारा, 1,15,000 से, और वहीं पे सुमित ट्रेडर्स कितने के हो गए हमारे, 55,000 की, क्योंकि वो क्रेडिटर्स हैं। वहीं पे अब बात करते हैं हम, बैंक कितने का था, 4,20,000 का, फर्नीचर हमारा 60,000 का आया था, प्लांट एंड मशीनरी हमारी कितने की आई थी, 1,25,000 की, और कैश हमारा पहले से ही 10,000 था, क्योंकि हमने 10,000 यहाँ पे दिया। अब बचा क्या,
स्टॉक बचा, स्टॉक का मतलब हो गया कि हमारा जो गुड्स आया है कंपनी के अंदर, जो हमारी एसेट आई है हमारी कंपनी के अंदर, जो स्टॉक आया है वो स्टॉक 55,000 का हमने यहाँ पे लिखना है कि हमारे पास जो स्टॉक है वो कितना आया है 55,000 का, जो कि हमारी एक एसेट है। ठीक है, फिर अब बात करेंगे सिक्स ट्रांजेक्शन की। क्या है सिक्स ट्रांजेक्शन हमारी? गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस फॉर ₹35,000। क्या कह रहा है कि आपने गुड्स कॉस्टिंग जो 25,000 की थी उसको सेल किया 35,000 में। सीधा सीधा दिख रहा है 35 और 25, यानी कि हमारा 10,000 रुपए का तो क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारी क्या है, एक तरीके से लायबिलिटी है हमारी। तो कैपिटल हमारी कितनी है 5 लाख रुपीज और प्रॉफिट कितना हमारा 10,000, तो टोटल कितना हो गया 5,10,000। ठीक है, क्योंकि कैपिटल में ही तो जुड़ेगा प्रॉफिट, हम जो कैपिटल लेके आए थे। ठीक है, सन्ट्री क्रेडिटर्स वही हमारे 1,15,000 की, और ये सुमित ट्रेडर्स हमारा 55,000। जो एंट्री हमने की वो हमने बता दिया। अब बात करते हैं बैंक हमारा 420 का था, फर्नीचर 60 का था, प्लांट एंड मशीनरी 125 की थी, स्टॉक 30 का बचा। कैसे बचा ये भी बताते हैं। रजनी एंटरप्राइजेस संडे डेटर्स कितने हो गए 35,000 के, और कैश कितना हो गया 10,000 का। कह रहा है कि जो सन्ड्री डेटर्स थे हमारे 35,000 की, ये रही, ये तो रजनी एंटरप्राइजेस के डेटर्स हो गए हमारे 35,000 के, और जो स्टॉक हमारा था 55,000 का, उसमें से 25,000 जो थे, 25 जो 55,000 का स्टॉक था हमारा, 25,000 की जो है वो सोल्ड हो गए, तो बचे कितने के 30,000 के। तो ये अमाउंट है हमारी यहाँ पे आ गई, यानी कि 55,000 के जो हमारे गुड्स थे वो हमारे, सॉरी यहाँ लिख देती हूँ, 55,000 के जो हमारे गुड्स थे, लास्ट स्टॉक था हमारा, उसमें से 25,000 का हमारा सोल्ड आउट हो गया, तो हमारा कितना बच गया 30,000 का हमारा स्टॉक बच गया। ठीक है, तो यही हमने इसमें यहाँ पे डाला है। ठीक है, तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स की बात करने वाले हैं। तो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स, चलिए देखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं वो किस किस कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। कैटेगरीज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की कौन कौन सी जो कैटेगरीज हैं वो जो है डिसाइड की गई हैं कि इस एसेट्स में, लायबिलिटीज में, कैपिटल वगैरह, ये जो भी कैटेगरी डिसाइड की हैं तो इनमें क्या क्या सब चीजें आएंगी, कौन सी चीज डेबिट होगी, कौन सी क्रेडिट होगी, तो ये सब देख लेते हैं। कैटेगरीज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी है? फर्स्ट एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड लास्ट है रेवेन्यू एंड गेन्स। तो इस इनके कुछ रूल्स हैं, कुछ गोल्डन रूल्स हैं। कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। गोल्डन रूल्स यानी कि रूल्स किसके? एसेट्स के, लायबिलिटीज के, कैपिटल के, एक्सपेंसेस लॉसेस के, एंड रेवेन्यू और गेन्स के। तो एसेट का रूल क्या कहता है? इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ जो राइट आपका लेफ्ट है और ये राइट है, यानी कि लेफ्ट साइड में इंक्रीज होगा, राइट में डिक्रीज होगा। डेबिट होगा तो इंक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट होगा तो डिक्रीज हो जाएगी एसेट। लायबिलिटीज का रूल क्या कहता है? डिक्रीज हो गई तो डेबिट, और इंक्रीज कब होगी? जब क्रेडिट होगा। ठीक है, कैपिटल में क्या रहा है? डेबिट होगा कब? डिक्रीज होगी, और क्रेडिट हो रही होगी तो इंक्रीज हो जाएगी कैपिटल। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्या रहा है? अगर डेबिट हो रही है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो इंक्रीज होगी, और क्रेडिट हो रही है एक्सपेंसेस या लॉसेस तो डिक्रीज हो जाएगी। रेवेन्यू एंड गेन्स कह रहा है डेबिट होगी तो डिक्रीज होगी, और क्रेडिट होगी तो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हैं इसके रूल्स, इनको लर्न कर लेना, बहुत इजी है। जब आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ट्रांजैक्शंस को डालना, तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। तो इसी के ये रूल्स हैं, इनको एक बार देख लेना जरूर से जरूर, और नोट कर लेना अपनी कॉपी में। तो इसके साथ ही हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि कैसे इनको रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजेक्शन्स को। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? फर्स्ट, रोहित स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख रुपीज का रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया। यानी कि ये क्या है? बिजनेस में जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप क्या लेकर आते हैं? कैपिटल लेकर आते हैं। ठीक है, कैपिटल लेकर आया है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होएगा? ये डिक्रीज। और कैश आया है तो ये क्या हो गया? इंक्रीज, क्योंकि कैश क्या है? एक तरीके से एसेट है। ठीक है, तो कह रहा है इंक्रीज कैश ऑन हैंड और इंक्रीज कैपिटल ऑन अदर हेड। ठीक है, यानी कि कैश भी इंक्रीज हो गया और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज इन एसेट्स क्या हो गया? डेबिट, और इंक्रीज इन कैपिटल क्या हो गया? हमारा क्रेडिट हो गया।
सेकंड है ओपन ए बैंक अकाउंट विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज 4,80,000। 4,80,000 के रुपीज से हमने एक बैंक अकाउंट खोला है। हम लोग वही लास्ट वाला एग्जांपल लेकर चल रहे हैं साथ में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 4,80,000 के रुपीज में हमने क्या खोला है, एक बैंक अकाउंट खोला है, जिसमें कि कैश अकाउंट जो है हमारा, हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश आया था 5 लाख रुपीज। वहीं पे कैश अकाउंट से जब हम बैंक अकाउंट में जा रहे हैं डालने के लिए, तो 4,80,000 यानी कि ये क्रेडिट हो रहा है हमारा। ठीक है, हमारी एसेट है ये कैश अकाउंट। कैश क्या है, हमारी एक तरीके से एसेट है। और बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, 4,80,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज क्या हो गया, कैश एट बैंक, और डिक्रीज क्या हो गया, कैश इन हैंड। यानी कि कैश क्या हो गया, डिक्रीज, और बैंक में जब पैसा गया तो इंक्रीज हो गया। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट्स क्या होता है, डेबिट होता है, और डिक्रीज इन एसेट्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। एसेट में इंक्रीज हुआ तो प्लस हो गया, और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बॉट फर्नीचर ऑफ ₹60,000, इशूड चेक फॉर द सेम। फर्नीचर बॉट किया हमने 60,000 का, और एक चेक इशू किया सेम डे पर। तो फर्नीचर फर्नीचर क्या है, हमारा एक तरीके से एसेट है। फर्नीचर को हमने बॉट किया यानी कि खरीद लिया, तो 60,000 से ये क्या हो गया, इंक्रीज होगा। वहीं पे बैंक अकाउंट से पैसा गया, पहले क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। अगर पैसा जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट हो जाएगा। इंक्रीज फर्नीचर अकाउंट और डिक्रीज बैंक अकाउंट, ये भी हमारी एसेट है ना एक तरीके से, बैंक भी। तो इंक्रीज हो रहा है एसेट में तो डेबिट हो गई हमारी, और डिक्रीज हो रहा है बैंक में तो क्या हो गया, हमारा क्रेडिट हो गया, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है। फोर्थ वन है बॉट P&M यानी कि प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम रामजी लाल फॉर द बिजनेस ऑफ ₹1,25,000 एंड एन एडवांस ऑफ ₹10,000 इन कैश इज गिवन। क्या कह रहा है, कैश क्या है, सबसे पहले हमारी एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी हमारी क्या है, एसेट है। रामजी लाल हमारा क्या था, क्रेडिटर था। ठीक है, तो एसेट, ठीक है, हमारी 5 लाख रुपीज की एसेट आई थी स्टार्टिंग में। ठीक है, 4,80,000 हमारा क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, सीधी सी बात है। यहाँ पे हमने 10,000 की पेमेंट और की है, यानी कि ये डिक्रीज हो गई। हमने जब सामान खरीदा 1,25,000 का, तो उसमें से 10,000 हम एडवांस में पे कर चुके हैं। जब हम पे कर चुके हैं कोई चीज, तो वो उसमें से लेस हो जाती है, सबको पता है। तो ये क्या हो गया, एसेट्स में से डिक्रीज हो जाएगी। वहीं पे प्लांट एंड मशीनरी जो कि हमारी एक एसेट है, वो क्या हुई है, हमारे पास इंक्रीज हुई है, तो क्या हो गई, हमारी प्लस हो गई, इंक्रीज यानी कि डेबिट साइड आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1,25,000 से क्या हो गई, डेबिट हो गई। रामजी लाल जो कि क्रेडिटर यानी कि एक लाइबिलिटी है हमारी, ये एक रामजी लाल जो है वो हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या होती है, अगर इंक्रीज हुई है तो क्या हो गई, वो हमारी क्रेडिट हो गई, यानी कि 1,15,000 से ये इंक्रीज हो गई। तो कुछ मैंने पॉइंट इसके लिखे नीचे, वो देख लेते हैं क्या लिखा है। इंक्रीज इन एसेट्स क्या हुई, हमारी डेबिट हुई। डिक्रीज इन एसेट्स क्या हुई थी, हमारी क्रेडिट हुई थी। जब इंक्रीज हुई लायबिलिटी तो क्या हुई थी, क्रेडिट हुई थी। ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी 1,15,000 से हमारी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स फॉर ₹55,000। सुमित ट्रेडर से हमने 55,000 का सामान खरीदा। परचेजेस यानी कि एक तरीके से हमारी क्या हो गई, एसेट हो गई। ठीक है, और सुमित ट्रेडर से खरीदा था, तो ये हमारी क्या हो गई, एक लायबिलिटी हो गई, यानी कि ये हमारा क्या है, क्रेडिटर है। ठीक है, जब हमने एसेट खरीदी तो 55,000 की एसेट खरीदी हमारी, सीधी सी बात है, तो ये क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। वहीं पे सुमित ट्रेडर्स यानी कि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, हमने पेमेंट नहीं की, तो ये क्या हो गई, हमारी क्रेडिट हो गया हमारा। ठीक है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या हुआ हमारा, डेबिट हुआ। परचेज, सॉरी एसेट नहीं होगा, ये हमारी एक्सपेंसेस हो जाएंगी, मैंने गलत बता दिया, सॉरी उसके लिए। एक्सपेंसेस होगी क्योंकि हमने खरीदा है सामान। ठीक है, तो ये हमारी डेबिट हो गई, और इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या हुआ, हमारी क्रेडिट हो गई। गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस ₹35,000। ठीक है, क्या कह रहा है, सेल हमारी क्या है, एक तरीके से रेवेन्यू है, और यहाँ पे रजनी एंटरप्राइजेस को सोल्ड किया है, यानी कि रजनी एंटरप्राइजेस क्या है, यहाँ पे एक तरीके से डेटर है हमारे। ठीक है, डेटर्स क्या होती है, हमारी एसेट होती है एक तरीके से। ठीक है, हमारी जो गुड्स थी कॉस्टिंग जिसकी थी 25,000 रुपए, हमने बेचा उसको रजनी एंटरप्राइजेस को, तो सेल कितने की हुई, 35,000 की। और रजनी एंटरप्राइजेस ने कितने में उसको खरीदा, 35,000 में।
ठीक है, तो इंक्रीज इन एसेट्स क्या हो गई, डेबिट हो गई, एसेट्स में इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गई, और इंक्रीज इन रेवेन्यू, खर्चा बढ़ा तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, पेड द मंथली स्टोर रुपीज 2500 इन कैश, कैश में मंथली स्टोर का जो सामान हम लेके आ रहे हैं 2500 में लेके आ रहे हैं, तो रेंट हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से आप बताओ पहले क्या होता है हमारा, एक रेंट एक्सपेंस होता है, हमारा एक खर्चा होता है एक तरीके से, और कैश हमारी हो गई एसेट हो गई। ठीक है, पेड मंथली स्टोर रेंट, स्टोर का रेंट हमने 2500 दे दिया, एक्सपेंस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, जो डिक्रीज हुआ तो क्या हो गई हमारी, डेबिट हो गई 2500 से, और एसेट हमारी क्या हुई, डिक्रीज हुई, क्या सॉरी डिक्रीज हुई सॉरी, तो 5 लाख तो पहले से थी, 4,80,000 हमारा जो था बैंक में था, 10,000 जो हमारा क्या बोलते हैं, अभी मैंने लास्ट में देखा था, हमने क्या दिखाया था, मैंने अभी आपको दिखा देती हूँ, देखो ये 10,000 का जो हमारा ये कैश अकाउंट डिक्रीज हुआ था, 1,25,000 का जो हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था, और उसमें जो हमने 10,000 रुपये एडवांस में पे किया था, ठीक है, वो था 10,000, तो यहाँ पे भी मैंने वही लिखा हुआ था 10,000 रुपीज, फोर्थ एंट्री हमारी मैंने लिखी भी हुई है, वही है, आप देख लीजिएगा प्लीज चेक करके। और ये वाली एंट्री हमारी क्या है कि हमने रेंट पे किया 2500 का, तो यानी कि हमारी अकाउंट से जा रहा है पैसा, तो ये क्या हो गई, ऑब्वियसली माइनस हो गई। तो पेमेंट ऑफ रेंट इज एन एक्सपेंस, पेमेंट करना रेंट को तो क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है जो डिक्रीज करता है किसको, कैपिटल को, तो वो डेबिट हो गई। और क्रेडिट कैश टू रिकॉर्ड डिक्रीज इन एसेट, क्रेडिट हमने जो कैश में पेमेंट हुई हमारी उसको रिकॉर्ड किया तो डिक्रीज हुआ किसमें, एसेट में, क्योंकि वो गया है हमारे पास से। 8th पॉइंट है इसका, पेड 5,000 एज ए सैलरी टू द ऑफिस एम्प्लॉइज, ऑफिस एम्प्लॉइज से 5,000 रुपीज को जो पे किया गया सैलरी के रूप में। तो सैलरी अकाउंट हमारा क्या है, एक तरीके से एक्सपेंस है, किसके लिए, कंपनी के लिए, तो 5,000 रुपीज यानी कि ये क्या हुआ हमारा, डेबिट हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट यानी कि एसेट है हमारी। ठीक है, एसेट में से अगर कुछ जाएगा, अगर कुछ जा रहा है बाहर तो वो माइनस होता है, यानी कि क्रेडिट हो जाता है। तो क्रेडिट क्या हुआ हमारा, 5,000 रुपीज क्या हो गया हमारा, क्रेडिट हो गया। ठीक है, डिक्रीज में लिख देंगे हम उसमें, तो यही मैंने लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड एक्सपेंस, जो डिक्रीज करती कैपिटल को वो डेबिट हो गई, और डिक्रीज इन एसेट्स यानी कि पैसा हमने दिया उसको सैलरी के रूप में, तो वो हमारी कैश क्रेडिट है, जो कि हमारी कंपनी से पैसा जा रहा है तो हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका, नेक्स्ट पार्ट, received check as full payment from Rajni Enterprises and debited same day into bank। रजनी एंटरप्राइजेस से हमें पूरा पैसा मिल गया, मतलब कि चेक हमारा जो था वो हमें फुल पेमेंट का मिल गया। तो जो हमारी रजनी एंटरप्राइजेस है वो क्या है, एसेट है, बैंक है, वो सॉरी डेटर है, हमारे डेटर था हमारा, यानी कि एसेट थी। पहले क्या हुई थी, ये डिक्रीज हुई थी, क्यों, 6th एंट्री में दिखाया होगा 35,000 से डिक्रीज हुई थी, क्योंकि ये पैसा हमें मिला नहीं था। ठीक है, तो अब हमें मिल गया है, अब हमें मिल गया है या हमने पे कर दिया है, इंक्रीज हो गई है एसेट, तो क्या हो गई हमारी, डेबिट हो गई। ठीक, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, अगर हमारी एसेट डिक्रीज होगी, एंटरप्राइजेस को हमने पैसा दे दिया है, तो ये क्या है, डिक्रीज होगी हमारी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, और बैंक अकाउंट क्या है हमारी, एक एसेट है। ठीक है, एसेट है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 35,000 से इसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बैंक में पैसा गया है ना, तो ये डेबिट हो गया हमारा। ओके, तो ये थी इसकी कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। अब आगे हम चलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में देख लेते हैं कि क्या होती है ओरिजिनल एंट्री। Books of original entry, the books in which the transaction is recorded for the first time is called journal entry। The book in which the transactions or recorded, मैंने इसको बॉक्स में बंद कर देती हूँ, देखो वो बुक्स जहां पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया गया है पहली बार, उसको क्या बोला गया है, जर्नल एंट्री। सबसे पहले हमारी कंपनी में जो भी खर्चा हो रहा है उसको जब हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं तो उन एंट्रीज को बोला जाता है जर्नल एंट्री। डेबिट एंड क्रेडिट फॉर ईच ट्रांजेक्शंस आर एंटर्ड इन द जर्नल। जो भी उसका डेबिट है, क्रेडिट पार्ट है, वो सब ट्रांजेक्शन में जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनका दो एस्पेक्ट्स होते हैं, मैंने बताया था, एक डेबिट एक क्रेडिट, दोनों को रिकॉर्ड किया गया जाता है किसमें, जर्नल एंट्रीज में। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जो प्रोसेस होता है ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने का उसको क्या बोला गया है, जर्नलाइजिंग बोला गया है।
जर्नल एंट्री प्रोवाइड्स ए कंप्लीट एंड यूजफुल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द इवेंट्स इफेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जर्नल एंट्री क्या करती है कि पूरी की पूरी आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं पूरा एक फुल डिस्क्रिप्शन देती है आपकी कंपनी के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन देती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फुल डिस्क्रिप्शन देती है। इफेक्ट उसके ऊपर ये इफेक्ट डालती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ क्या खर्चा कितना कर रही है। ठीक है, जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। जर्नल जो है डिवाइड किया गया है, फर्स्ट है जर्नल प्रॉपर में, सेकंड है कैश बुक में, थर्ड है अदर बुक्स। कौन कौन सी बुक्स हैं? फर्स्ट परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स और बिल्स रिसीवेबल बुक एंड सिक्स वन इज बिल्स पेएबल बुक। ठीक है, 6 पॉइंट है इसके, तो इन सब के बारे में भी हम आगे जानते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जनरल से। तो जनरल क्या होता है और किस तरीके से ये बनता है, इसका फॉर्मेट क्या है, ये देख लेते हैं। जर्नल इन द बुक्स ऑफ जर्नल या इन द बुक्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको क्या क्या बोलते हैं हम? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि डोंट स्किप करना। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल का ऑर्डर ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज टाइम वाइज। ठीक है, जैसे हमें हमारी काउंटिंग होती है 1 के बाद 3 तो नहीं आता, 1 के बाद 2 ही आता है, तो इसी तरीके से। तो जनरल एज ए जनरल जो फोलियो है वो किस तरीके से बनता है, ये जनरल का फॉर्मेट है। सबसे पहले डेट आती है, फिर पर्टिकुलर आता है, फिर लेजर फोलियो आता है, फिर डेबिट आता है, फिर क्रेडिट आता है आपका। ठीक है, कितना अमाउंट डेबिट हुआ है, कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, ये सब लिखा जाता है। तो इसके इनके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जनरल के भी, मैं वो भी आपको देती हूँ। कैसे? तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है गुड्स ओनली 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व, जिसके अंदर सिर्फ 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। तो देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000 फ्रॉम मेसर्स गोविंद ट्रेडर्स ऑन दिसंबर 24 2017 इन्वॉल्व्स ओनली 2 अकाउंट। क्या? पहला परचेजेस अकाउंट, दूसरा गोविंद ट्रेडर अकाउंट। गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे 30,000 के फ्रॉम किससे? मेसर्स गोविंद ट्रेडर से। कब? दिसंबर 24 2017 को। तो इसकी एंट्री क्या होगी? 2017, हमने डेट यहाँ पे डालनी है दिसंबर 24, इसी तरीके से डलेगी। हमने डेबिट है, हमने क्रेडिट गुड्स परचेज किया ना ऑन क्रेडिट, क्रेडिट यानी कि हमारे लिए तो ये डेबिट हो गया, तो परचेजेस अकाउंट क्या हो गया हमारा? डेबिट हो गया। कितने रुपीज से? 30,000 रुपीज से। और हमने किससे खरीदा? टू लिखेंगे हम, फिर उसके बाद हम उसका नाम लिखेंगे गोविंद ट्रेडर्स अकाउंट, यानी कि हमने जो सामान खरीदा वो कहाँ से खरीदा है? गोविंद ट्रेडर्स से। कितने रुपीज का? 30,000 रुपीज का। तो ये थी जनरल एंट्री। आपको धीरे धीरे समझ आएगा, अभी और भी एग्जाम्पल हैं इसके, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा कि कौन सी एंट्री किस तरीके से होगी। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। आगे और चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। कैसे? कंपाउंड एंट्री कौन सी होती है? जहां पे 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफिस फर्नीचर इज परचेज्ड फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर्स ऑन जुलाई 4 2017 फॉर ₹25,000 एंड 5,000 इज पेड बाय कैश इमीडिएटली एंड द बैलेंस 2,000 इज स्टिल पेएबल। क्या कह रहा है? सॉरी, यहाँ पे 20,000 आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? 25,000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा, जिसमें से 5,000 रुपए हमने कैश इमीडिएटली पे कर दिया, लेकिन अभी हमारे पास बैलेंस बचा कितना? 20,000 रुपए अभी हमारा बैलेंस बचा है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये कितना अमाउंट है? 20,000 रुपीज। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसके अंदर 3 अकाउंट इन्वॉल्व है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा भी है। कौन सा? फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट और मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट। तो जर्नल कैसे बनाना? हमने जर्नल बनाया, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ये चीजें आती है, सिंपल है। ठीक है, हमने सबसे पहले डेट डालनी है कि हमने कब ये एंट्री की है, कब हमारी कंपनी में ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये ट्रांजैक्शन हुई हमारी जुलाई 2017 में 4 तारीख को, 4 तारीख को। तो सबसे पहले आएगा हमारा ऑफिस फर्नीचर अकाउंट। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट यानी कि ऑफिस से हमने परचेज किया ऑफिस के लिए, तो 25,000 इंक्रीज हो गया क्योंकि एसेट हमारी कंपनी में आ रही है। फिर कह रहा है टू कैश अकाउंट, हमने कैश कितना पे किया? 5,000 रुपए। हमारा बच्चा कितना है? 20,000 रुपीज। तो हम क्या लिखेंगे? टू मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट। हमने कहाँ से खरीदा है? मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट से। हमारा 20,000 रुपये अभी बैलेंस है। तो ये हो गई हमारी कंपाउंड एंट्री। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, बिल्कुल सिंपल इजी, जैसे कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए। जो हमने लास्ट एग्जाम्पल किए हैं वही वाला एग्जाम्पल हम लोग अभी ले रहे हैं, ताकि आपको इजीली समझ आए कि हमने कौन कौन सी एंट्रीज की है।
तो एग्जाम्पल है, रोहित स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल रुपीज 5 लाख। 5 लाख से रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारी? फर्स्ट एंट्री होगी, क्योंकि डेट क्या है हमारी? फर्स्ट है, तो फर्स्ट एंट्री होगी। तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, उतने ही रुपीज से। तो 5 लाख रुपीज से डेबिट हो गया और 5 लाख रुपीज से क्रेडिट हो गया। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। तो ये होगी फर्स्ट एंट्री। सेकंड क्या कह रहा है? ओपन ए बैंक अकाउंट विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज 4,80,000। सेकंड एंट्री हमारी क्या है? बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया, क्योंकि क्रेडिट हमने इसलिए किया, मैंने अभी लास्ट एंट्रीज में आपको बताया था, क्योंकि कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट हमें पैसे जा रहे हैं, और क्या जा रहा है? हमारी कंपनी से कैश जा रहा है, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो हम ऑब्वियसली बात है, हमारे पास तो है नहीं, तो हम उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 4,80,000 से। थर्ड है हमारा, बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज 60,000 एंड इशूड चेक फॉर द सेम। 60,000 का फर्नीचर खरीदा है हमने और एक चेक इशू किया उसी दिन। तो फर्नीचर यानी कि हमने खरीदा, एसेट हमारी इंक्रीज होगी 60,000 से। कहां से? चेक कहां पे जाता है? बैंक अकाउंट में जाता है, तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा 60,000 का, क्योंकि हमने पैसे वहां से निकाल कर हमने फर्नीचर खरीद लिया है। फिर है हमारी फोर्थ एंट्री, बोट प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम रामजी लाल फॉर द बिजनेस ऑफ रुपीज 1,25,000 एंड एन एडवांस ऑफ रुपीज 10,000 इन कैश इज गिवन। क्या कह रहा है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है हमारा? 1,25,000 से। सिंपल सी बात है, हमने 1,25,000 का प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया, तो डेबिट हो गया, ठीक है। एसेट हमारी इंक्रीज होगी 1,25,000 से, तो डेबिट हो गई। फिर हमारे क्या कह रहा है? कैश जा रहा है हमारे पास से कितना? 10,000 रुपए। तो क्या हो गया? ये क्रेडिट हो गया, क्योंकि हमारे पास से जा रहा है। और कह रहा है कि अभी हमने जो 1,25,000 में से 10,000 दे दिए, कितना बचा हमारे पास? 1,15,000 बचा। जो वो बचा है वो भी तो हमें देना ही है, तो वो क्या हो गई हमारी? क्रेडिट। हम क्रेडिटर हो गए, हमारी हमारी क्रेडिट है वो हमारी। तो हम उसको लिखेंगे क्या करके? टू रामजीलाल अकाउंट 1,15,000 हमें अभी पे करना है, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है, गुड्स परचेज फ्रॉम मैसर सुमित ट्रेडर्स फॉर रुपीज 55,000। क्या है? परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? 55,000 से डेबिट हो जाएगा, और मैसर सुमित ट्रेडर्स जो है वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, गुड्स परचेज किया हमने, ठीक है, स्टॉक आया है। लास्ट हमारी एंट्री है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस। हमने क्या किया कि गुड्स जो कॉस्टिंग जिसकी 25,000 थी, हमने रजनी एंटरप्राइजेस को 35,000 की बेच दी, ठीक है। तो रजनी एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रजनी एंटरप्राइजेस ने वो खरीदी है, तो वो इंक्रीज हो गई कितने में? 35,000 में। और जो सेल्स अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 35,000 से, क्योंकि वो जो हमारा गुड्स 35,000 का था वो तो चला गया ना हमारे पास से, तो वो हमने डालना है, ठीक है। और हमारा कितने प्रॉफिट से भी तो गुड्स जो है हमारा प्रॉफिट पे भी तो सेल हुआ है, ठीक है। तो ये इसलिए क्रेडिट हो गया। अब लेजर की बारी आती है। इन्हीं एंट्रीज को जो हमने एंट्री की है वही हमने लेजर अकाउंट बनाने हैं उसके। तो पहले हम लेजर के बारे में जान लेते हैं, उसका फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद हम ये जो एंट्री हमारी जनरल एंट्रीज हैं उन्हीं को हम कैसे कैसे जो है लेजर अकाउंट में डालेंगे, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बात करते हैं लेजर की। लेजर क्या होता है? लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। लेजर जो है एक प्रिंसिपल बुक है किसकी? अकाउंटिंग सिस्टम की। इसके अंदर क्या होता है? हर एक अकाउंट ना अलग अलग बनता है हर एक के नाम से। आपने कोई गुड्स खरीदा है, आपने कोई चीज बेची है, आपने कैपिटल आई है, आपकी सेल हुई है, आपकी परचेज हुई है, आपने एसेट खरीदी है कोई। लेकिन अगर मान लो आपने कोई एसेट खरीदी, तो एसेट के ही पूरे महीने में या पूरे साल में जो भी आप एसेट्स खरीद रहे हैं वो उसी एसेट की कॉलम में डलती चली जाएगी। ये नहीं होगा कि हर के लिए अलग अलग, नहीं। फिर प्लांट एंड मशीनरी हो गया कि आपने प्लांट एंड मशीनरी पूरे साल में कितनी बार खरीदा, उसके अंदर हो गया आपकी एसेट कितनी है, सेल्स कितनी हुई, परचेज, इस तरीके से बनता है। यानी कि एक अकाउंटिंग सिस्टम के तरीके, सिस्टमैटिकली तरीके से आप उसको जो है डालेंगे, जिससे कि आपको ये रहेगा, आप आने वाले टाइम पे जब आप मान लो उस बुक्स को उठाकर देखेंगे, आपके फाइनेंशियल ईयर पर जाकर आप देखेंगे कि आपकी कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हमारी कंपनी में आया, क्या गया है, वो सब देखेंगे, तो आपको उस काम को करने में इजी महसूस होगा, मतलब इजीली हो जाएगा वो काम। फिर कह रहा है ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दैट अकाउंट आर रिकॉर्डेड। जितनी भी ट्रांजेक्शन इस अकाउंट से रिलेटेड होती है सब रिकॉर्ड की जाती है, सबके अकाउंट्स बन जाते हैं। अगर आपकी पूरे साल में एक एंट्री हुई है किसी भी चीज से, तो वो भी आपका उस अकाउंट में डलेगा, ठीक है, आपकी उसकी एंट्री होगी। फिर है हमारा द नेट रिजल्ट कैन बी
कैन बी असर्टेन्ड इजीली। जो नेट रिजल्ट है हमारा वो बहुत ही इजीली जो है निकाल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से आपकी सारी जो चीजें हैं वो सब रिकॉर्ड कर दी जाती है, जिससे कि आपको इजीली पता चल जाता है कि आपने क्या काम कहाँ किया है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास ना 100 रुपए हैं, ठीक है, 100 रुपए हैं। उस 100 रुपए से आपने हिसाब लगाया, 10 का ये खरीदना है, 10 का ये खरीदना है, 5 रुपए का कोई चीज आएगी, फिर 15 की कोई चीज आएगी, 20 रुपए की कोई चीज आएगी, 25 की कोई चीज आएगी। ठीक है, आपने हिसाब लगा लिया और तरीके से लगाया कि इतने इतने रुपए का हमारा ये सामान आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, आपको ये समझने में आसानी हो गई। आपने ये देख लिया पहले ही आपका कितने का कौन सा सामान आएगा और आपको किस तरीके से सामान खरीदना है। ठीक है, ये तो आसानी हो गई। लेकिन वहीं आप मैशअप कर देते इस सब चीज को। आपको पता ही नहीं है कि आपने कितने रुपए का क्या लिया है। अगर आपने उसको लिख लिया तो आपको लर्न है, आपको पता है कि आपने क्या क्या किया पूरा दिन में, उस पैसे का क्या किया। लेकिन वहीं अगर आपने उसको नहीं लिखा, उसकी एंट्री नहीं की कहीं पे भी और आप भूल गए, तो टोटली मैशअप हो जाएगा, जिससे कि हमें ये पता चलने में मुश्किल हो जाएगी कि हमने पैसे कहाँ खर्चे और कहाँ क्या बैलेंस हमारा बचा। तो ये एक नेट रिजल्ट बताने में हमें फायदा करता है। आपकी कंपनी का प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है ये बताने में हमें फायदा करता है। तो ये होता है लेजर अकाउंट। तो अब इसका जो फॉर्मेट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है डेबिट और क्रेडिट। 2 पॉइंट हो गए, डेबिट इधर इधर आएंगे, जितने भी क्रेडिट है वो इधर आएंगे, और नेम ऑफ द अकाउंट आएगा। यहाँ पे जो भी आप अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम आएगा। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगी, ये सिर्फ उसका जो भी है फॉर्मेट है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले आएगी डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, फिर जर्नल फोलियो। जो भी जर्नल की एंट्रीज हुई हैं उनका नंबर आ जाएगा, कौन से पेज पे एंट्री हुई है, यानी 1 पेज पे एंट्री हुई है या 4th पेज पे एंट्री हुई है, इस तरीके से। फिर अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे, कितने कितने की हुई थी, डेट, फिर दोबारा से, फिर पर्टिकुलर, फिर जनरल फोलियो, फिर अमाउंट। क्योंकि इधर क्रेडिट वाली साइड है, डेट के इधर वाली जो है वो क्रेडिट साइड है, और डेट के इधर वाली जो साइड है वो आपकी क्या है, डेबिट साइड है। ठीक है, तो क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ सब इसके अंदर डलेगा। फिर आती है क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट को कैसे क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका परमानेंट अकाउंट और सेकंड है आपका टेम्परेरी अकाउंट। परमानेंट अकाउंट क्या कहता है, दीज अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एंड क्रेडिटेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि ये अकाउंट्स जो होते हैं वो बहुत ही बैलेंस तरीके से बनाए जाते हैं और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आगे तक पहुंचाए जाते हैं, मतलब आगे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। और जो टेम्परेरी अकाउंट होते हैं वो क्या कह रहा है, दीज अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये अकाउंट जो है जब आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तब बंद कर दिए जाते हैं, बाय ट्रांसफरिंग दैम टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कह रहा है, कुछ पॉइंट्स, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप फाइनेंशियल ईयर, जैसे मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको बताया 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है, उस दौरान जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती है जो बैलेंस्ड होती है और जो फाइनेंशियल ईयर में आगे अगले ईयर के लिए फॉरवर्ड कर दी जाती है। लेकिन कुछ ऐसी होती है जो वहीं पे क्लोज कर दी जाती है और उनके लिए एक नया अकाउंट बना दिया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उनके लिए ये भी अकाउंट आपका बनेगा, ये मत सोचना नई नई टर्म है, ये भी बनेगा। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बना दिया जाता है, जिसमें इन एंट्रीज को डाल दिया जाता है, इनको आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। सेकंड पार्ट है अपीयर्स इन बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में दिखाई जाती हैं, और लेकिन जो टेम्परेरी अकाउंट होते हैं वो सिर्फ कहाँ दिखाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं। फिर है एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। जो अकाउंट है वो परमानेंट अकाउंट है, क्योंकि एसेट हमारी कंपनी में आती रहती है, हमारी लायबिलिटीज आती रहती हैं हमारी कंपनी में, हमारी होती है। और तीसरा, हमारी कैपिटल, कंपनी में कैपिटल भी आती रहती हैं, तो वो क्या होती है, हमारी परमानेंट अकाउंट होते हैं। ठीक है, और जो हमारे टेम्परेरी अकाउंट है वो कौन से होते हैं, रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, हमारे खर्चे हो गए, हमारा जो इनकम हुई है वो, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, अकाउंट होते हैं, वो क्या होते हैं, टेम्परेरी अकाउंट होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एंट्रीज को कैसे पोस्ट किया जाता है, जर्नल एंट्रीज को लेजर के अंदर कैसे पोस्ट किया जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर। पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल का मतलब हो गया प्रोसेस, वो प्रोसेस जहां पे जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट किया जाता है। फिर कह रहा है पोस्टिंग मीन्स ग्रुपिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन in respect to a particular account at one place for meaningful conclusion. Posting means grouping of all the transactions. सारी transactions का जो group है वो एक particular account के अंदर डाल दिया जाना,
ग्रुपिंग को, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनके ग्रुप को एक वेल मैनर्ड तरीके से अलग अलग अकाउंट बनाकर उनको मीनिंगफुल कंक्लूजन डाल देना, ताकि देखने वाले को समझ आ जाए कि आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो क्या है कंपनी की। पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल इज डन पीरियोडिकली, वीकली और मंथली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। ये पोस्टिंग की जाती है, पीरियोडिकली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है। टाइमली आप वो जो है वो डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर, बिजनेस के रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, कि आपके मान लो आपकी कंपनी में इस साल कोई भी जो है, इस साल कह रही हूँ, इस महीने आपकी कंपनी में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती है, तो आप क्या उसका जर्नल एंट्री करेंगे, क्या उसकी पोस्टिंग करेंगे? नहीं कर पाए, नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो और कुछ होती हुई है, मान लो हुई है इस महीने में कोई एंट्रीज, मान लो दो चार एंट्रीज हुई हैं आपकी जर्नल एंट्रीज, तो आप उनको क्या करना चाहोगे? पोस्टिंग करना चाहोगे लेजर अकाउंट में। तो आप ये सोचोगे थोड़ा सा ही काम है, चलो कर लेते हैं। वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का काम है और आपको किस तरीके से उस काम को करना है, और वो आप पीरियोडिकली करेंगे या वीकली करेंगे या मंथली करेंगे, वो आपके ऊपर बात है कि आप उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं उसका। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। वही एग्जाम्पल सेम जो जर्नल एंट्रीज हमने की थी उन्हीं को अब डालना है। कैसे? एग्जाम्पल फर्स्ट है, रोहित स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख से रोहित ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेके आया तो कैश अकाउंट बन गया। यहाँ पे लेजर का कैश, लेजर अकाउंट बनाए हमने, लेजर अकाउंट में पहला अकाउंट हमारा क्या हो गया? कैश अकाउंट हो गया। कैश में क्या आया? सबसे पहले कैपिटल आई हमारी। ठीक है, डेट हमारी 1 हो गई, मान लो कैपिटल आई, तो अमाउंट कितना लेके आया? वो ₹5 लाख लेके आया। ठीक है, बस इतना ही था, खत्म। ठीक है, फिर कह रहा है ओपन ए बैंक अकाउंट विद एन अमाउंट ऑफ ₹4,80,000। एक बैंक अकाउंट खोला है, कितने रुपीज से? ₹4,80,000 से। ठीक है, बैंक अकाउंट, तो उसका एक अलग से लेजर अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट का बना दिया हमने। कैश आया बैंक के अंदर, बढ़ गया ना, 4,80,000 से बढ़ गया। वहीं पे कैश गया भी है हमारी एंट्रीज में, हमारे पास से कैश गया भी है, तो क्या हुआ? क्रेडिट हो गया। ठीक है, ₹4,80,000। फिर कह रहा है बोट फर्नीचर फॉर ₹60,000 एंड इशूड ए चेक फॉर द सेम। ₹60,000 का फर्नीचर खरीदा, एक चेक इशू कर दिया गया। फर्नीचर एक एसेट है हमारी, तो हमने क्या किया? फर्नीचर का एक अकाउंट बना दिया हमने, लेजर अकाउंट बना दिया, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमने कौन से महीने में और कितनी तारीख को हमने सामान खरीदा था। तो ये हमारी थर्ड एंट्री है, मान लो हमने थर्ड यहाँ लिख दिया, डेट हमारी थर्ड हो गई, 3 लिख दिया। बैंक अकाउंट से कितना पैसा डेबिट हुआ? हमने फर्नीचर खरीदा ना ₹60,000 का, तो हमारा इंक्रीज हो गया। ठीक है, वहीं पे कैश भी, सॉरी, बोट फर्नीचर और एक चेक इशू हुआ हमारा। ठीक है, तो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी बताओ? अब आप थोड़ा सोचो। बैंक अकाउंट में तो होगी, क्योंकि हमने चेक इशू किया है, ऑब्वियस सी बात है। तो चेक इशू करने का मतलब हुआ कि हमारे पास बैंक में ही तो चेक जाता है, तो थर्ड एंट्री हमारी बैंक अकाउंट में हो जाएगी, जो कि एक फर्नीचर अकाउंट है। यानी कि क्योंकि हम बैंक अकाउंट में हम क्या दिखाएंगे कि हमने ₹60,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर के नाम से हमने ₹60,000 की एक एंट्री यहाँ पे कर दी। अब बात करते हैं अगली, बोट प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम रामजी लाल फॉर द बिजनेस ऑफ ₹1,25,000 एंड एन एडवांस ऑफ ₹10,000 इन कैश इज गिवन। क्या कह रहा है? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमारी क्या है? एक अकाउंट हमने बना दिया, हमारी एक एसेट ही है, लेकिन हमने एक अकाउंट बना दिया। अकाउंट बनाया तो प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में क्या आएगा कि हमने एक तो कैश पे किया ₹10,000 का, और किसको किया? एक रामजी लाल जो हमारे क्रेडिटर्स बन चुके हैं, उनको हमने ₹1,15,000 और देने हैं, वो भी हमारा किस में आएगा? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में आएगा। किसके नाम से? राम जी के नाम से। वहीं पे जब हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं, तो किससे खरीद रहे हैं? रामजी लाल से खरीद रहे हैं, तो हमने एक रामजी लाल का भी अकाउंट बनाया, जिसमें हमने प्लांट एंड मशीनरी के नाम से डाला क्या? ₹1,15,000, क्योंकि हमें अभी ये पे करना है। और हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी का जो हमने एडवांस पे किया है 10,000, वो हमने कैश पे किया है, तो ये यहाँ पे एंट्री इसकी हमने कैश अकाउंट में कर दी। हम इस तरीके से अकाउंट बनाते हैं, ना कि अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, फिर बात आती है हमारी गुड्स परचेज फ्रॉम मैसर सुमित ट्रेडर्स ऑफ ₹55,000। 55,000 का हमने गुड्स परचेज किया, परचेजेस अकाउंट बना दिया हमने, किसके नाम से? सुमित ट्रेडर्स के नाम से, क्योंकि सुमित ट्रेडर्स से हमने खरीदा परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट बनाएंगे तो हम क्या डालेंगे? सुमित ट्रेडर, जिससे हमने खरीदा उसका नाम डालेंगे कि हमने कहाँ से ये पैसा, हमने ये चीज ली है। तो ₹55,000 से ये क्या हो गया? डेबिट हो गया।
ठीक है। वहीं पे सुमित ट्रेडर्स के अकाउंट में हमने जो बनाया वो किसके नाम से बनेगा, परचेजेस के नाम से बनेगा, क्योंकि वहां पे परचेजेस दिखाया जाएगा कि परचेजेस के नाम से हमने ये जो चीज खरीदी थी वो इतने की हुई थी। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेज ₹35,000। ठीक है। रजनी एंटरप्राइजेज को हमने 35,000 का कोई सामान बेचा है, तो रजनी एंटरप्राइजेज के नाम से हमारी जो एंट्री होगी वो किस के अकाउंट में किस नाम से होगी, हमारी सेल्स अकाउंट के नाम से होगी। कितने रुपए की, 35,000 की, यानी कि 35,000 की। और सेल्स अकाउंट में हमारी जो एंट्री होगी वो किसके नाम से होगी, रजनी एंटरप्राइजेस के नाम से होगी, क्योंकि हमने उसी का नाम शो करना है जिसके नाम से हम ये चीज खरीद रहे हैं। कितने से, 35,000 से हो जाएगी। ठीक है। तो ये थी आपकी जनरल एंट्रीज। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है क्या, डिस्टिंक्शन बिटवीन जनरल एंड लेजर। तो जनरल क्या होता है और लेजर क्या होता है ये हम देख लेते हैं। जनरल क्या होता है, जनरल जो होती है वो बुक होती है फर्स्ट एंट्री की, जब जहाँ पे हम सबसे पहले एंट्रीज करते हैं ट्रांजैक्शन की, किसी भी ट्रांजैक्शन की, वो भी किसमें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। लेजर में क्या करते हैं, सेकंड एंट्री बुक है जहाँ पर हम जनरल से ट्रांसफर करते हैं अपनी एंट्रीज को किसके अंदर, लेजर के अंदर। ठीक है। बुक्स फॉर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये बुक्स होती है किसमें, जैसे कि हम बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से हम क्रोनोलॉजिकल तरीके से हम उसमें रिकॉर्ड करें, और ये एक एनालिटिकल रिकॉर्ड रखता है हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं उनका। ट्रांजेक्शन इज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ये डाटा के बेसिस पे क्लासीफाई की जाती है, और ये इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, अकाउंट्स का। ठीक है, कि कितने तरीके के अकाउंट्स बनेंगे। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, जो रिकॉर्डिंग है प्रोसेस का उसको क्या बोला गया, जर्नलाइजिंग बोला गया। और इसमें जो प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का उसको क्या बोला जाता है, पोस्टिंग बोला जाता है, क्योंकि हम जनरल से उसको उठाकर पोस्ट कर रहे हैं। और जर्नलाइजिंग इसको क्यों बोला गया, क्योंकि हमारी कंपनी में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है हम उसको डायरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि फर्स्ट एंट्री बुक है ये हमारी। तो इसी के साथ चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने ट्रांजेक्शन्स वगैरह देखी, रूल्स देखे, हमने डेबिट एंड क्रेडिट किए, हमने जनरल लेजर देखा, दोनों देखे, वाउचर्स वगैरह देखे। तो सो गाइस, आज का चैप्टर यही कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम करने वाले हैं चैप्टर 4, जिसमें होगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सेकंड। तो सो गाइस, इसी तरीके से नए नए चैप्टर्स आते रहेंगे, और जितनी भी एजुकेशन वीडियोस है आपको इसी चैनल पर मिलेंगी अकाउंट से रिलेटेड। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।